पेइंग गेस्ट। ये कहानी है शांति नगर की, जहां एक सीधी सादी पर पैसों की लोभी सास श्रीमती कमलेश देवी, उनके पति किशोर जी, बेटा आनंद और उनकी बहू नीलू हंसी खुशी के साथ रहते थे। उनके परिवार में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जब तक एक दिन बहू नीलू को एक आइडिया नहीं आया। एक दिन, मम्मी जी, घर के ऊपर 2 कमरे खाली पड़े हैं, क्यों ना पेइंग गेस्ट रख लें, थोड़ी आमदनी भी हो जाएगी और हमें कंपनी में मिल जाएगी। अरे बहू, मैं तेरे ससुर जी से ये बात कहते कहते और लड़ते लड़ते मेरा तो बीपी हाई हो गया, पर वो है सुनते कहा। कितनी बार कहा पेइंग गेस्ट रख लेते, आमदनी का सहारा भी हो जाएगा और घर का रख रखाव भी रहेगा, पर वो मानते ही नहीं। मम्मी जी, आपको पापा जी को मनाना ही पड़ेगा अब तो। आपको पता है वो सामने मिसेस वर्मा और बबली आंटी की इतने ठाठ कैसे हर रोज नई नई साड़ियां बदल बदल कर पहनती है। ये सब ठाठ पेइंग गेस्ट की वजह से है। 2 कमरे दे रखे हैं किराए पर और घर बैठे फ्री के 30,000 भी आ रहे हैं। वही मैं सोच रही थी, मिसेस वर्मा आजकल इतना इतराई क्यों रहती है? नोटों की गर्मी मम्मी जी, और क्या। तो रुक, अब चाहे जो हो जाए, पेइंग गेस्ट तो हम भी रखेंगे। फिर क्या था भाई, सास कमलेश देवी और बहू नीलू ने घर में धरना दे दिया और जिद पकड़ ली कि वो भी पेइंग गेस्ट रखेंगी। आखिरकार थक हार कर ससुर किशोर जी और बेटे आनंद को कमलेश देवी और बहू नीलू की जिद माननी ही पड़ी। देख लो, तुम लोग जिद करके ये किराएदार रख तो रही हो, पर देख लेना भाग्यवान, आजकल किसी का भरोसा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें ही दिक्कत होने लगे। हाँ नीलू, घर में अगर हमें या बच्चों को कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, सब अच्छे से वेरीफाई करके ही हम पेइंग गेस्ट रखेंगे। तो भाई नीलू ने एक ऑनलाइन ऐड डाला, साफ सुथरे कपल को घर में जगह दी जाएगी, खाना पीना खुद का, पार्टी वार्टी नहीं चलेगी। करीब 1 हफ्ते बाद कमलेश जी के घर की बेल बजी। दरवाजा खुलने पर सामने कपल खड़ा था। हमने आपका पेइंग गेस्ट का ऐड देखा तो उसी सिलसिले में आए हैं। हमें आपका घर पसंद है, हम यहाँ रहना चाहते हैं। ठीक है जी, पर कुछ बातें साफ साफ सुन लो आप दोनों। किराया 12,000 रुपए पर महीना, टाइम पर आना जाना, शोर शराबा बिल्कुल नहीं, और पालतू कोई भी जानवर नहीं चलेगा। वो क्या है ना, मेरे ससुर जी को शोर शराबे में दिक्कत होती है। हमें आपकी सब बातें मंजूर है, आप जरा एक बार घर तो दिखा दीजिए। घर तो दिखा देंगे, पर एक बात साफ साफ समझ लीजिए आप दोनों, इस घर में सिर्फ आप दोनों ही रहेंगे। ये नहीं कि अभी बस 2 आए हैं, बाद में पूरा खानदान यही बुला ले। ये लो आनंद जी, आपने तो बड़ी डिस्टर्बिंग बात कर दी। अरे जब हम पति पत्नी 2 ही हैं तो 2 ही रहेंगे, खानदान कहाँ से आएगा? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम धोखेबाज हो। ऐसी बात है तो कोई ना, हम दूसरा घर देख लेते हैं। अरे नहीं बेटा, ये तो बस यूं ही कह रहा था, हमें तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। तुम दोनों चाहो तो आज ही शिफ्ट कर सकते हो। ओह हाउ स्वीट आंटी जी। देखा राहुल, मैं ना कहती थी इस घर की लुक बहुत अच्छी होंगी। अरे मैं तो आंटी जी को एक नजर में देखते ही समझ गया था, ये लैंडलॉर्ड लेडी नहीं बल्कि माँ मिल रही है हमें। कुछ ज्यादा ही मीठा बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे शहद पी कर आए हो। पापा, ये लोग जिस तरह से बटरिंग कर रहे हैं ना, मुझे तो लग रहा है घर में अब बटर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वाह, ये महक तो बहुत जानी पहचानी लग रही है। बेटा वो खीर बन रही है। ओह वाओ, आई लव खीर। आंटी जी बहुत अच्छी महक है, क्या मैं थोड़ी सी टेस्ट कर सकती हूँ? अरे थोड़ी सी क्यों, पूरी कटोरी ले आती हूँ। आप लोग ऊपर घर देख लीजिए, मैं वहीं खीर लेकर आती हूँ। जी भाभी जी, और साथ में पानी भी प्लीज। नीलू का तो आज खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी पेइंग गेस्ट रखने की ख्वाहिश जो पूरी हो रही थी, वो फटाफट 2 कटोरी में मेवों से भरी खीर लेकर ऊपर पहुंच गई। राहुल और रागिनी ने चट कर खीर खाई और फिर कुछ ही देर में एक गाड़ी से अपना सारा सामान भी मंगाकर जमा कर लिया। अगले दिन दरवाजे पर, गुड मॉर्निंग आंटी जी। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या बात है इतनी सुबह सुबह? आंटी जी, दरअसल मेरा मिक्सर ग्राइंडर ना पुराने घर रह गया है, क्या प्लीज आप इन अनार का जूस निकाल देंगी? हाँ, क्यों नहीं बेटा, अभी निकाल देती हूँ। जी आंटी जी, मैं जरा ऊपर जाती हूँ, आप बस आवाज दे देना, जब बन जाए मैं आकर ले जाऊंगी। फिर क्या भाई, कमलेश देवी ने आधे घंटे तक मेहनत की, पहले अनार छिले, फिर उसका जूस निकाला और फिर ऊपर पहुंच गई देने। कमलेश देवी और रागिनी में कुछ बातचीत हो ही रही थी कि एक लड़की, एक आदमी और औरत वहां आ पहुंचे। अरे मम्मी पापा, पाई लागू। खुश रहो बहू। दूधो नहाओ पूतो फलो बहुया।
और बहना कैसी है? एक दिन हुआ था तुझे छोड़कर आए, बड़ी जल्दी मोटी हो गई। क्या भैया, आती ही मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। और रही बात मोटे होने की, वो तो अब मैं होंगी यहाँ आपके पास रहकर, जब आप और भाभी मेरी सेवा करोगे। क्यों नहीं। डेजी कहाँ है? उसे तो लाई है ना? आप भी ना भैया, मैं भला डेजी के बिना रह सकती हूँ क्या? ड्राइवर के पास से आती होगी। तो ये था दरअसल राहुल का परिवार, जिसमें उसकी माँ शांति देवी, पापा बाबूलाल, बहन चंचल और उसका डॉग डेजी था। कमलेश देवी इन सबको देखकर बहुत हैरान रह जाती है। उन्हें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वास्तव में तो कमलेश देवी और उनके परिवार को अब एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। आंटी जी, ये मेरे इन-लॉज और मेरी ननद चंचल, अब ये भी हमारे साथ रहेंगे। पर बेटा, तुमने कहा था बस तुम दोनों ही हो। हाँ बिना आंटी जी, बहुत मजाक करती हो। भला कोई परिवार के बिना भी रह सकता है क्या? पर रागिनी भाभी, आपने कहा था सिर्फ आप और आपके पति ही रहेंगे हमारे घर। अरे भाभी जी, आप बेकार में स्ट्रेस ले रही हो। हमारा छोटा सा तो परिवार है। अब आप ये सोचिए, अगर मेरी माताजी भी यहीं रहेंगी तो आपकी माताजी को भी तो कंपनी मिल जाएगी। अरे कैसी बात कर रहे हो आप? हमारी कल फाइनल बातचीत हुई जिसमें आपने कहा था बस आप दोनों ही रहेंगे। हाँ, होना तो यही था, पर वो क्या है ना, मेरी बहन चंचल को इंटर्नशिप के लिए यहीं शांति नगर में रहना होगा, इसलिए वो हमारे पास चली आई। अब जब वो आ गई तो आप ही सोचो, भला बूढ़े माँ बाप का अकेले घर पर मन लगेगा क्या? बस इसलिए वो सब भी आ गए। ठीक है ना आंटी जी, आखिरकार ये घर भी उनके बेटे का ही है ना। हाँ वो तो है, पर बेटा वो आरन के पापा जी नहीं मानेंगे। आंटी जी, काम करते हैं, हम आपका किराया सीधा 15,000 कर देते हैं, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना? 15,000 सुनते ही लालची कमलेश देवी की बोलती बंद हो गई। फिर क्या था, उसने हामी भर दी। अब ऊपर के फ्लोर पर पूरी एक फैमिली रहने लगी। अब रात ही हुई थी कि ऊपर से गिटार की आवाज, चंचल की इंस्टा रील्स की शूटिंग शुरू हो गई। आवाज इतनी तेज थी कि नीचे सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। ये क्या आफत रख ली तुमने? इतनी तेज गिटार कौन बजाता है? 12 बज गए, पर ना तो इस लड़की का गिटार बंद हो रहा है, ना इसकी आवाज। पापा, आदत डालो अब तो। ये लड़की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, गिटार बजाती है, गाती है, फिर उसी के वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डालती है, और ये सब कुछ रोज करेगी क्योंकि ये इसका काम है। ये सुनकर किशोर जी को बड़ा झटका लगा, क्योंकि अगर उनकी नींद पूरी ना हो तो इनके सिर में भयंकर दर्द होने लगता था। भाग्यवान, तुम्हें ही बड़ा भूत चढ़ा था ना पेइंग गेस्ट रखने का। देख लो, रात के 1 बज गए और अब तक हम सब जगराता कर रहे हैं। कल सुबह जाओ, इनको समझाओ, यहाँ रहना है तो ढंग से रहे, वरना रास्ता पकड़े। अरे आप भी अजीब बात करते हो जी। उन्हें आए 2 दिन भी नहीं हुए और मैं शिकायतें लेकर पहुंच जाऊं। अब बच्चे अपना काम धाम तो करेंगे ना। सो जाइए ना कान में हेडफोन लगाकर चुपचाप। वैसे भी तो गाने सुनते रहते हैं रात भर, तब तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। अगली सुबह, नीलू, ये अचार, मिर्च, पापड़ जाकर सब छत पर सुखा। जी माँ जी। नीलू ने सारा सामान लिया और छत पर चली गई, पर वहां जाती ही उसकी आंखें चौंधिया गई, क्योंकि नीलू की छत को सभी ने पर्सनल छत बना लिया था। पूरी छत को उन्होंने गमलों और अपने सामान से भर दिया, यहाँ तक कि नीलू के कपड़े सुखाने वाली डोरी भी हटाकर अपनी 4 डोरियां बांध दी। अरे राम, ये क्या है? यह तो पैर रखने की जगह नहीं है, तो ये सब कहाँ फैलाऊं? इन सब ने तो पूरी छत ही छाप ली। नीलू को कहीं भी सामान फैलाने की जगह नहीं मिली। थक हार कर वो नीचे आ गई। मम्मी जी, बाकी सब तो ठीक है, पर अब हम अपना सामान कहाँ फैलाएं? इनसे मत पूछो, मैं बताता हूँ। तुम सामान रखो घर के बाहर, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारे पेइंग गेस्ट की हरकत है, मुझे तो यही लग रहा है कि बहुत जल्द तुम्हें भी घर के बाहर ही रहना होगा। देख रही हो बहू, हमें 4 पैसे क्या मिल गए, इन बाप बेटों को कितना खल गया। सच कहा है सच, और सच हमेशा कड़वा ही लगता है। पापा, मैं कहाँ पढ़ाई करूँ? रात भर ऊपर वाली दीदी का गिटार बजता रहता है, दिन में आप सबका कुछ न कुछ चलता रहता है। मेरे एग्जाम आने वाले हैं। वो नीलू भाभी, मैं कह रही थी जरा 2 बोतल ठंडा पानी मिलेगा क्या? वो क्या है ना, हमारा फ्रिज और आरओ अभी सेट नहीं हुआ है, बस 2-4 दिन में हो जाएगा। अरे बेटा, ये भी कोई कहने की बात है। इस घर को अपना ही घर समझो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक ले जाओ। नीलू ने फ्रिज से 4 बोतल ठंडा पानी निकालकर रागिनी को दे दिया। फिर क्या था भाई, हर सुबह दोपहर शाम रागिनी पानी के लिए आ जाती नीचे। एक शाम बहू, मैं क्या सोच रही थी कि तेरी मकान मालकिन के साथ मैं भी सत्संग के लिए चली जाया करूं।
घर पर रहकर ना बोर सी होती रहती हूँ। हाँ क्यों नहीं मम्मी जी, कमलेश आंटी तो बहुत अच्छी हैं, आपकी उनके साथ खूब जमेगी। अभी तो शाम के 4 ही बजे थे। कमलेश जी के घर सब सो रहे थे, पर शांति जी ने कमलेश जी के घर की डोरबेल बजाकर सबको जगा दिया। अरे बहन जी, आप आइए। आप सबको परेशान तो नहीं किया मैंने? अकेली बोर सी हो रही थी तो सोचा आपसे मुलाकात कर लीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तो कभी भी आ जाया करो। ऐ नीलू बहू, ऊपर वाली आंटी जी आई हैं, जरा 2 कप चाय तो बना कर ले आ। अरे इसकी क्या जरूरत है, वैसे भी मैं चाय नहीं कॉफी पीती हूँ। अच्छा तो फिर कॉफी बनवा देते हैं। बहू, चाय नहीं 2 कप कॉफी बना लाना। एक तो टाइम बेटाइम ये सास बहू घर टपक पड़ती हैं, ऊपर से चाय नहीं कॉफी पीनी है। घर के बाहर भैंसे जो बांध दी है मैंने। 4 से 6 बजे तक शांति जी और कमलेश जी के बीच दुनिया भर की बातें होती रही और उसके बाद दोनों सत्संग के लिए चली गई। करीब 7:30 बजे दोनों वापस लौटी और शांति जी ऊपर चली गई, पर किसे पता था बस 5 मिनट के लिए, कुछ देर बाद ही। बहन जी, आपसे ना एक बात कहनी थी, समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। अरे मुंह से ही कह दीजिए आंटी जी। इसमें इतना सोचना क्या। बहन जी, आपका बेटा भी खूब मजाक कर लेता है। मैं ये कह रही थी कि मेरी ना बहन के बेटे आ रहे हैं, साथ में उनकी पत्नियां भी, तो वो सोने की जगह कम पड़ रही थी, तो सोच रही थी आपका हॉल तो खाली रहता है, क्यों ना वो यहीं सो जाए। बड़े थके हारे आए हैं, आराम से सो लेंगे तो अच्छा रहेगा। अरे क्यों नहीं, इसमें इतना हिचकिचाना क्यों। आप भेज दीजिए, आराम से अपने मेहमानों को यहीं सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं बहन जी। थैंक यू बहन जी। मैं राहुल से यही कह रही थी कि आप ना बहुत अच्छी हैं, हमारी मदद बहुत करती हैं। मैं सभी को भेज दूंगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं बहन जी, घर नहीं धर्मशाला बना दिया है। अब इनको ये घर भी दे दिया तो हम कहाँ सोएंगे, रोड पर कोई बात नहीं, भेज दीजिए। आप भी ना बेवजह कलेश कर रहे हैं, हमारे किराएदार हैं, हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब उनके यहाँ जगह नहीं है तो कहीं तो सोएंगे ना। तो माँ छत पर सो जाते, पर यहाँ क्यों आपने हामी भरी। आप चुप रहिए जी, मम्मी जी ने बिल्कुल ठीक किया। छत पर मच्छरों में नींद आएगी क्या भला उन्हें। तो भाई शांति जी के कारण किशोर जी के पूरे घर में अशांति छा गई थी। कुछ ही देर में 4 जने आए, लाइट बंद की और हॉल में पसर गए। वहीं घर में नीलू और कमलेश और बेटी मिनी को छोड़कर किसी को भी नींद नहीं आई। इसलिए नहीं कि ऊपर से लोग नीचे आकर सो रहे थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने पूरी रात एसी चलाया। इस टेंशन में बाप बेटे सारी रात करवटें बदलते रहे। अगले दिन वो कमलेश जी, दरअसल मेरे मेहमान अभी 2-3 दिन और यहीं रुकेंगे। वो क्या है ना, मेरी बेटी की शादी की बात चल रही है, तो कल लड़के वाले चंचल को देखने आ रहे हैं, तो सब परिवारों के साथ बातचीत हो जाएगी तो अच्छा रहेगा ना। तो हमारे मेहमान 2 रात और आपके घर। अरे सिर्फ 2 दिन क्यों आंटी जी, परमानेंट रखवा दीजिए। वैसे भी हमारे घर तो इंसान रहते नहीं है। आंटी जी, इनकी मजाक करने की आदत है, आप ना अपने मेहमानों को यहीं सुला देना। ठीक है बेटा, मैं सबको रात में भेज दूंगी। अरे क्या जरूरत है हाँ करने की, ये रोज यहीं सोएंगे। कभी सोचा है हमें कितना डिस्टर्ब होता है, और एसी का बिल कौन भरेगा। सब समझती हूँ मैं, पर मुंह पर भला कैसे दरवाजा बंद कर लूं। भाई, इंसानियत नाम की चीज होती है कि नहीं। तो फिर तुम घर को अनाथ आश्रम ही बना लो, हर किसी से इंसानियत दिखाती फिरो। अब चुप भी हो जाओ, वो सब आते ही होंगे। चुप्पी हूं, तुम्हारे इन पेइंग गेस्ट ने जीना आराम कर रखा है। कभी खुद घुसाते हैं, कभी मेहमान घुसेड़ देते हैं। और ये चंचल की शादी का क्या नया ड्रामा है। अरे शादी वादी वो जाने, मान लो तय हो भी गई तो वो एक कमरे से करेंगी क्या। वो अपने गांव के घर से ही शादी करेंगे। आप भी ना कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, जाकर सो जाइए। नींद आए तब ना, रात भर गेस्ट की आवाज सुने देती है क्या, सो जाओ। इन लोगों की तरफ से डिस्टर्बेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। जैसे तैसे इनका महीना पूरा हो जाए, नहीं यहां से निकालना पड़ेगा। मैं कल ही शांति जी और राहुल से बात करता हूँ। अगले दिन शाम को काम से आने के बाद जैसे ही किशोर जी ऊपर शांति के घर जाने के लिए निकला तो शांति जी पहले ही उन्हें गेट पर खड़ी मिल गई, वो भी हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए। अरे भाई साहब, आप अच्छा आप बाहर ही मिल गए, मैं आप सबसे मिलने ही आ रही थी। अरे शांति बहन जी, आप आइए अंदर आइए, बैठिए। बैठना होता रहेगा बहन जी, ये खाइए मिठाई। हमारी चंचल की शादी तय हो गई है और अगले महीने की शादी की तारीख निकली है।
यानी आप ये घर छोड़कर गांव चले जाएंगे? अब तो वहीं से शादी होगी ना? अरे क्यों जाएंगे भाई साहब, चंचल की शादी तो हम यहीं से करेंगे। वो क्या है ना, चंचल के ससुराल वालों को कहना है कि वो शादी शहर से ही करेंगे। हैं? ये क्या? ये सुनते ही पूरे परिवार को 760 वॉट का झटका लगता है और मिठाई उन सबके गले में ही अटक गई। शांति जी तो मिठाई देकर चलती बनी, पर पूरे घर में अब भयंकर अशांति छा गई। जल्दी शादी की तैयारियां शुरू हो गई, सारे मेहमान आ गए, पूरे घर में हर समय शोर शराबा रहने लगा। भाई साहब, अब पड़ोसी के काम आते, थोड़ा 2-4 दिन मेहमानों का आना जाना रहेगा तो जरा देख लीजिएगा। बाबूलाल की बात सुनकर किशोर जी ने ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिला दिया। उनकी वही हालत थी, मरता क्या ना करता। बाबूलाल और उनके परिवार ने पूरे घर पर डेकोरेशन करा दी जैसे वो घर उनका ही हो, और तो और घर के बाहर गलियारे में भी शामियाना लगा दिया। 7 दिन तक पूरे घर में जबरदस्त शोर शराबा होता रहा। मम्मी जी, ये पेइंग गेस्ट कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है। रात के 2 बजे तक तो इनका डीजे बजता है, ना नींद आती है ना ही कोई काम हो पाता है। पूरा दिन किसी न किसी बहाने से हमारे घर पर ही खड़े रहते हैं। मम्मी जी, अब तो सच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, लगता है गलती कर दी इन्हें रखकर। अरे चुप कर, तेरे ससुर जी ने सुन लिया तो उनको मौका मिल जाएगा और 100 बातें सुनाएंगे हमें। सुन लिया मम्मी, ये सब आप दोनों का ही करा धरा है। इनका ये बवाल जैसे ही खत्म हो, इनको बोलो अपना अम्बू तंबू उठाए और यहाँ से चलते बने। सारे पड़ोसी तक परेशान हो चुके हैं, रोज शिकायतें आती है। शादी के प्रोग्राम के दौरान रागिनी और शांति जी कभी अपने मेहमानों को सुला देती, कभी कुछ न कुछ लेने देने के बहाने उनके घर पर बार बार आती जाती, और छत पर तो उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि कमलेश जी और उनके परिवार की एंट्री भी बंद करा दी, क्योंकि खुद का फैलाव इतना ज्यादा जो था। कुछ दिन बाद, चलो अब ये शादी का कार्यक्रम निपटा, अब जाकर थोड़ी शांति मिले। मैं जल्दी इनसे ऊपर का घर खाली करने के लिए कहती हूँ। अरे क्यों मम्मी, शांति आंटी तो आपकी सहेली बन गई है, अब उनके पूरे खानदान की शादी यहीं से कर लो। अरे शुभ शुभ बोल बेटा, इतने दिन से ऐसा लग रहा था जैसे खुद की बेटी की शादी हो। अब तो इनसे फाइनल बात करना ही ठीक है। घर पर सभी आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी घर की डोरबेल बजी। किशोर जी ने दरवाजा खोला तो सामने शांति जी फिर से मिठाई लिए खड़ी थी। भाई साहब, ये मिठाई आपके लिए। वो क्या है ना, मेरा छोटा बेटा जो पुणे में जॉब करता है, उसकी शादी तय हो गई है और सगाई की तारीख भी 10 दिन के बाद की निकली है। और आपको तो पता है, हम हर प्रोग्राम यहीं से करेंगे। इतना सुनते ही सबने अपना माथा पकड़ लिया। किशोर जी ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, क्षमा करिए बहन जी, अब तो आप दूसरा घर ही देख लीजिए। इतना कहते ही किशोर जी ने घबराहट से दरवाजा बंद कर लिया और पूरे परिवार ने कान पकड़ लिया कि अब वो कभी भी पेइंग गेस्ट नहीं रखेंगे। तो भाई, ये था किशोर जी के परिवार का पेइंग गेस्ट रखने का एक्सपीरियंस। क्या आपके साथ कभी ये सब हुआ है? तो कमेंट में बताइएगा जरूर। अरे भाभी, आज आपको बिल्कुल ऐसे तैयार होना है जैसे आप पहली बार अपनी सगाई के समय तैयार हुई थी। क्या रवीना, अब मैं एक बच्चे की माँ हूँ, कोई 22 साल की लड़की नहीं हूँ। अरे भाभी, एक बच्चे की माँ होने से क्या होता है? ये आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत है। इसे बिल्कुल वैसे ही शुरू करिए जैसे कि आप पहली बार भैया से मिल रही हैं। पुरानी बातों को पीछे छोड़कर अब आपको अपने रिश्ते को एक नया आयाम देना है। रवीना अपनी जेठानी सुमन और जेठ रविश की सगाई करवा रही थी। अब आपको ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी जरूर लग सकती है कि कोई देवरानी आखिर अपनी जेठानी की सगाई क्यों और कैसे करवाएगी। अगर आप इस सवाल का जवाब चाहते हैं तो आपको मेरे साथ ये कहानी पूरी देखनी होगी। रवीना और सुमन देवरानी जेठानी थी। रवीना के आने से पहले सुमन ने तो पूरे परिवार को प्यार के डोर से बांध रखा था। जिस तरह से सुमन ने आज तक इस परिवार को संभाला था, देवरानी रवीना भी धीरे धीरे परिवार में अच्छे से घुल मिल गई थी। एक दिन, माँ जी, पता नहीं क्यों आजकल मुझे भाभी कुछ बुझी बुझी से नजर आती हैं। उनका चेहरा उनके दिल की हालत बता रहा है। कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। पिछले दिनों से वो कुछ डिस्टर्ब सी रहती हैं। अरे तो तेरी तो इतनी अच्छी बनती है जेठानी के साथ, पूछ क्यों नहीं लेती उसे कि आखिर क्या हो गया ऐसा जो उसका चेहरा यूं उतरा रहता है। माँ जी, मैं तो अपनी तरफ से कई बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन भाभी कुछ बताती ही नहीं, बातों को टाल देती है। इधर सुमन की देवरानी और सास उसके बुझे हुए चेहरे के पीछे का राज जानने के लिए परेशान थे, और दूसरी तरफ सुमन उसके गृहस्थ जीवन में मच रही उथल पुथल से अंदर तक टूट रही थी। रविश, आज शाम को थोड़ा जल्दी घर आना, सचिन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म लेने जाना है। उसकी यूनिफॉर्म छोटी हो गई है, वो कई बार मुझसे कह चुका है।
स्कूल के जूते भी उसके पैरों में फिट नहीं हो रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, सुन लिया। एक ही बात को 10-10 बार कहने की आदत हो गई है क्या तुम्हें? कहो तो ऑफिस ही ना जाओ, घर में बैठकर तुम्हारे बेटे को यूनिफॉर्म और जूते खरीदवाता रहो। अरे आप गलत क्यों समझते हो? बस इतना ही तो कहा ना आपसे कि शाम को थोड़ा समय से घर आ जाना। इसमें इतना चिढ़ने वाली क्या बात है? देखो, सुबह सुबह मेरा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पूरा दिन घर में बैठना होता है, लेकिन मुझे घर से बाहर निकलकर काम करना होता है। सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। पति की बात सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगा था, लेकिन फिलहाल वो बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है। शाम के समय मम्मा कितनी देर हो गई, पापा अभी तक नहीं आए, हम पक्का आज जाएंगे ना? हाँ बेटा, परेशान मत हो, पापा अभी आते ही होंगे। जाओ, आप तब तक सुबह स्कूल के लिए अपना टाइम टेबल लगाओ। जैसे जैसे घड़ी के कांटे आगे बढ़ रहे थे, सुमन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ कब तक आएंगे। बच्चा कब से तैयार होकर वेट कर रहा है। सुमन बार बार पति रविश को फोन मिलाती है, लेकिन हर बार रविश फोन काट देता है। रात के 9 बजे रविश घर पहुंचता है। आपको याद है, मैंने कहा था कि आज सचिन के लिए यूनिफॉर्म खरीदने बाजार जाना है। मैंने कितने फोन किए, लेकिन आपने एक फोन उठाना तक जरूरी नहीं समझा। क्या सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी है आपकी अपने बच्चे के प्रति? अरे तुम्हें शर्म आती है या नहीं? घर में घुसते ही झगड़ा करने लगते हो। कम से कम सांस तो लेने दो। हाँ हाँ, खूब सांस ले लो। मैंने कौन सा तुम्हारी सांस रोक रखी है? लेकिन पहले ये बताओ, समय से घर क्यों नहीं आए? बिजी था कहीं। और क्यों फोन पर फोन किए जा रही थी? मैंने कोई तुमसे चिट चैट करने के लिए फोन नहीं किया था। ये पूछने के लिए फोन किया था कि मेरा बेटा शाम से तैयार होकर बैठा है, उसे लेकर बाजार जाओगे या मैं खाना खिलाकर सुला दूं? अरे तो तुम खुद जाकर उसके लिए यूनिफॉर्म नहीं ला सकती थी? हर काम मेरे कंधे पर सवार होकर करना जरूरी है क्या? और अगर मैं फोन काट रहा था, इसका मतलब किसी के साथ बैठा हूं, इसलिए फोन नहीं उठा सकता। इतना कॉमन सेंस भी नहीं है तुम में। तुम तो हमेशा किसी न किसी के साथ बैठे होते हो, क्योंकि फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए बाहर वाले होते हैं। फैमिली किस हाल में है उसकी चिंता ना कल थी ना आज है। बच्चा बड़ा हो रहा है, वो 10 सवाल पूछता है मुझसे। क्या जवाब दूं मैं उसे कि क्यों पापा हर समय अपनी दुनिया में मगन रहते हैं? देखो, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर रख दिया है। गलती खुद करते हो और दोष मुझे दे रहे हो। एक बच्चे के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? ईमानदारी से सोचकर बताओ, आखिरी बार कब समय बिताया था अपने बेटे के साथ तुमने? अरे ठीक है, नहीं है मेरे पास फालतू समय तुम्हारे बेटे के साथ बिताने के लिए। मैं घर से बाहर जाकर नौकरी करूं या तुम्हारे बेटे को गोद में लेकर खेलता रहूं? मेरा बेटा, तुम्हारा कुछ नहीं लगता क्या वो? और मैं भी उसे दहेज में अपने मायके से लेकर नहीं आई थी। अगर तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है तो ठीक है, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी यूनिफॉर्म आए या वो ऐसे ही स्कूल जाए। मैं भी सुकून से जीना चाहती हूँ। संभालो अपना बेटा। मम्मी पापा के बीच होती बहस को छोटा सा सचिन दरवाजे के पीछे छिपकर सुन रहा था। झगड़े के बाद रविश और सुमन दोनों मुंह फेरकर सो गए थे। दोनों में से किसी ने एक भी बार अपने बच्चे के बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई थी। 2 दिन बाद, मम्मा, मेरे स्कूल से नोटिस आया है, आप दोनों को मेरी पीटीएम में चलना है। अपने पापा को बोल दो, वो चले जाएंगे। मेरे पास घर में बहुत काम है। पापा, मेरे स्कूल के पीटीएम में आप चलोगे ना? देखो, मैं अभी जरूरी काम कर रहा हूँ, अपने मम्मी को बताओ। बच्चे की तरफ देखे बिना ही मोबाइल में स्क्रॉल करते हुए रविश ने बेटे सचिन को सुमन के पास भेज दिया था। मम्मी पापा दोनों ही मेरी बात नहीं सुनना चाहते। ठीक है, मैं भी किसी से बात नहीं करूँगा। सुमन और रविश के बीच में बात बात पर होती तू मैं अब इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब उन दोनों के बीच हफ्तों हफ्तों तक बात नहीं होती थी। मम्मा, मुझे स्कूल के लिए नई नोटबुक चाहिए, ला दो ना प्लीज। हर बात के लिए मेरी जान खाना बंद कर दो। शाम को तुम्हारे पापा आएंगे ना, उनको बताना तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। लेकिन मम्मा, पापा तो मेरी बात सुनते ही नहीं, हर समय मोबाइल में बिजी रहते हैं। मैं जब भी उनके पास जाता हूँ मुझे डांट कर भगा देते हैं। एक बार और कह देना, ला देंगे। अब जाओ, मुझे काम करने दे। शाम को जब रविश ऑफिस से घर आया तो सचिन फिर से पापा के सामने पहुंच गया। पापा, आज बाजार चलो ना, मुझे अपने स्कूल का काफी सारा सामान लेना है। अरे ऑफिस से आकर 2 मिनट चैन से नहीं बैठ सकते? तेरी माँ ने ही सिखाकर भेजा होगा ना तुझे। उसे तो मैं शांति से बैठा हुआ अच्छा ही नहीं लगता। अरे मैं क्यों सिखाकर भेजूंगी? तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रहा? बच्चा इतने दिन से रोज तुम्हें बाजार जाने के लिए कह रहा है
और तुम मोबाइल चलाने में इतने खोए रहते हो कि बच्चे की जरूरत का भी ख्याल नहीं है तुम्हें। बस तुम्हारे दोस्त और ये मोबाइल, यही दुनिया है तुम्हारी। अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो तुम्हारी घर में जरूरत ही क्या है? क्या चाहती हो मैं बस हर समय तुम्हारे पल्लू से बंधा बैठा रहूं? तुम तो पूरा दिन घर में आराम से बिस्तर पर लेट कर टीवी देखती हो, लेकिन हमें पूरा दिन काम करना होता है। और काम के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाऊं या मोबाइल में वीडियो देख लूं तो उसमें तुम्हें दिक्कत क्या है? जब देखो तब एक ही बात को लेकर झगड़ती रहती हो। मेरी तो जिंदगी जहन्नुम हो गई है तुमसे शादी करके। बिल्कुल ठीक कहा। तुमने यहाँ नौकरों की फौज छोड़ रखी है ना, जो मैं आराम करूं और वो घर के काम करे। तुम काम करके आते हो पूरा दिन, तो मैं भी पूरा दिन यहाँ काम ही करती हूँ। घर और बच्चों के अलावा तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को भी संभालती हूँ, कभी उफ तक नहीं करती। और मैं कोई चाट खाने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन घर की जरूरतों का ख्याल तुम नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? और क्या कहा तुमने? तुम्हारी जिंदगी मुझसे शादी करके जहन्नुम हो गई है। अच्छा, और मेरी जिंदगी को कौन सा स्वर्ग बना रखा है तुमने? मैं भी जहन्नुम ही झेल रही हूँ दिन रात। तो किसने रोका है? जाओ अपने स्वर्ग जैसे मायके में। यहाँ जहन्नुम में क्यों रह रही हो? रविश की बात सुनकर सुमन को भी ताव आ गया था और वो उसी पल अपना सामान पैक करने लगती है। जा रही हो ना, तो बेहतर होगा अब वहीं रहना। खुद भी जियो और मुझे भी चैन से जीने दो। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी अब अपने घर में। हाँ जा रही हूँ, मुझे भी कोई तुम्हारी शक्ल देखने का शौक नहीं है। गुस्से में पैर पटकती सुमन उसी पल अपने मायके चली जाती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था जब झगड़ा करने के बाद सुमन अपने मायके गई थी। पिछले कुछ महीनों से कई बार हो चुका था, लेकिन सुमन और रविश नहीं जानते थे कि आज उनका झगड़ा इस हद तक बढ़ जाएगा कि गुस्से में उनके मुंह से तलाक जैसी कड़वी बातें निकल जाएगी। रविश और सुमन के बीच में इस तमाशे की जानकारी अब घर में लगभग सभी को हो चुकी थी। सुमन को भी अपने मायके गए हुए एक सप्ताह बीत गया था। एक दिन दोपहर के समय अचानक ही सचिन के स्कूल से घर पर फोन आता है। हेलो जी, मैं सचिन की चाची बात कर रही हूँ, कहिए। आप स्कूल में आ जाइए, हमें सचिन के बारे में कुछ बात करनी है। जी ठीक है, मैं आती हूँ। स्कूल पहुंचकर मैं नहीं जानती आपके घर में क्या चल रहा है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जो कुछ भी आपके घर में हो रहा है उसका आपके बच्चे पर बहुत गलत प्रभाव पड़ा है। सचिन जैसा इतना होशियार और ब्राइट स्टूडेंट आज ऐसी हालत में पहुंच गया है, और इसका दोष मैं बच्चे को नहीं दूंगी पर उसके पेरेंट्स को दूंगी। सचिन की मदर को हम पिछले 5 दिन से लगातार कॉल करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है और उसके फादर कभी भी कॉल पिक नहीं करते। इसकी डायरी में न जाने हमने कितने नोट्स लिखकर भेजे, लेकिन ऐसा लगता है कि घर में किसी का भी ध्यान ही नहीं है बच्चों के ऊपर। अब सच सच बताइए, सचिन की डायरी खोलकर आखिरी बार कब पढ़ी थी आप लोगों ने? आई एम रियली सॉरी मैम, एक्चुअली कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से सचिन की मम्मी अपने मायके गई हुई हैं और पापा ना वो थोड़े जॉब की वजह से बिजी रहते हैं, शायद इसीलिए कॉल नहीं ले पाए होंगे। आप प्लीज़ मुझे बताइए ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से मैं सचिन का पूरा ध्यान रखूंगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। सचिन का बिहेवियर चेंज होता जा रहा है, वो बहुत वायलेंट हो गया है। बात बात पर बच्चों के साथ झगड़ता है, चीखने चिल्लाने लगता है, यहाँ तक कि टीचर्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर टीचर बीच में बोलते हैं तो उन्हें भी उल्टा जवाब देता है। हमने उसे प्यार से समझाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये फीलिंग्स अंदर से उसे परेशान कर रही है। हो ना हो आपके फैमिली इश्यूज आपके बच्चे का प्रेजेंट और फ्यूचर खराब कर रहे हैं। आप लोग बड़े हैं, समझदार हैं, हो सकता है कल को सब संभाल लें, लेकिन बच्चे के कोमल मन पर जो लकीर खींच जाएगी उसे चाह कर भी मिटा नहीं सकेंगे आप लोग। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई है। और हाँ, सचिन ने कन्फेस कर लिया है कि घर पर पापा मम्मी के बीच सब सही नहीं चल रहा है। आप लोग इस मैटर को सॉल्व करिए, नहीं तो मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। घर आकर माँ जी, सचिन के स्कूल से कंप्लेन आई है, भैया भाभी का झगड़ा सचिन के मन पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है। स्कूल में बच्चों के साथ मारपीट करने लगा है ये। इतना ही नहीं, टीचर्स को उल्टा जवाब देता है, होमवर्क करके नहीं ले जाता। और हाँ, इसकी स्कूल की प्रिंसिपल को भी ना भैया भाभी के झगड़े के बारे में सब पता चल गया है। उन्होंने वार्निंग दी है कि सचिन को स्कूल से निकाल देंगे। इन दोनों की अकल ठिकाने लगाने का मेरे पास एक तरीका है बेटा। देख बहू, अगर तूने तलाक लेने का निर्णय ले लिया है ना,
तो ठीक है, तेरे गहने और कपड़े वगैरह रवीना से निकलवा के पैक कर लिया है मैंने। आकर अपना सामान ले जाना, जहाँ रहना है अपना कीमती सामान भी वहीं रखो। सास के कहने पर अगले दिन सुमन अपना सामान लेने के लिए वहां पहुंच जाती है। सचिन कहाँ है? उसे बुला दीजिए ना। कौन सचिन? ऐसी बात क्यों करी है माँ जी? मेरा बेटा सचिन, और कौन? अच्छा, तो तुझे याद है कि घर में तेरा एक बेटा भी रहता है? तो फिर पिछले 10 दिन में तूने एक भी बार फोन करके पूछा नहीं कि तेरा बेटा कहाँ है, किस हालत में है, उसने खाना खाया नहीं खाया? वो मैं गुस्से में थी माँ जी, और वैसे भी मुझे पूरा यकीन था कि आप और रवीना उसका पूरा ख्याल रख रहे होंगे, और उसके पापा भी तो है यहाँ। जब माँ होकर आप अपने बेटे को भूल गई तो भैया तो फिर भी पिता है, और उन्हें पहले ही सचिन की कितनी चिंता थी जो वो अब उसकी चिंता करते। आपके जाने के बाद एक भी बार भैया ने सचिन की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। उन्हें पता भी नहीं कि सचिन घर में है या नहीं। अरे आप लोग सचिन को बुलाते क्यों नहीं? एक बार बुलाइए ना मेरे बेटे को, मुझे मिल तो लेने दीजिए। सचिन यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ चला गया? हमने उसका हॉस्टल में एडमिशन करवा दिया है। उसके स्कूल से लगातार नोटिस पर नोटिस आ रहे थे। स्कूल में मारपीट करने लगा था, टीचर के साथ बदतमीजी करने लगा था, होमवर्क नहीं करता था। जिस बच्चे के माँ बाप को लड़ाई झगड़े से फुर्सत ही नहीं, उस बच्चे का क्या भविष्य हो सकता है? और अब इस उम्र में मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि मैं 8 साल के बच्चे के पीछे पीछे घूम सकूं। तो मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। सचिन अब बोर्डिंग स्कूल में पढ़ेगा। क्या? मेरे छोटे से बेटे को अपने बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, और एक बार मुझसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा? आपसे क्या पूछना भाभी, आप तो अपना फैसला सुनाकर जा चुकी हैं कि आपको इस घर में नहीं रहना। आप दोनों के तलाक, झगड़ा और इस ईगो की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा था तो वो सचिन का। अरे अपनी आंखों से दिन रात लड़ते हुए देखा है उसने आप दोनों को। एक बार सोचकर तो देखिए क्या बीतती होगी उस नन्हे से मन पर। वो बच्चा जो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था, आज अपनी कॉपी तक खोलने के लिए तैयार नहीं है। आप सोचकर बताइए कितने महीनों से आपने उसके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है। एक दूसरे के ऊपर बच्चे की जिम्मेदारियां टालने के चक्कर में आप दोनों ये भूल गए कि वो बच्चा किसी एक का नहीं बल्कि आप दोनों की जिम्मेदारी है। अगर भैया गलती कर रहे थे तो सचिन को उसके हाल पर छोड़कर आपने कौन सी समझदारी दिखाई भाभी? बच्चे को किस अपराध की सजा दी आपने? देवरानी की बात सुनकर सुमन फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं माँ जी, मेरा बच्चा बोर्डिंग में नहीं जाएगा। उसकी माँ भी जिंदा है। मैं अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर पालूंगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो सुमन। जिन यार दोस्तों के चक्कर में पड़कर मैंने अपना रिश्ता खराब किया, समय आने पर उन दोस्तों ने मुझे दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। मुझे समझ में आ गया है कि सारी दुनिया मतलबी है। सिर्फ एक अपना परिवार ही होता है जो निस्वार्थ भावना से हर सुख दुख में हमारा साथ देता है। और मैं इतना अभागा हूँ कि मैंने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया। मैं जानता हूँ तुमने मेरे समय के अलावा कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन न जाने क्या हो गया था मुझे। अपनी पत्नी और बच्चे को समय देना मुझे बोझ लगने लगा था। मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन प्लीज वापस आ जाओ सुमन। मेरे लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए। हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। प्लीज वापस आ जाओ। तुम ठीक कहते हो। मेरे बच्चे से ज्यादा जरूरी इस दुनिया में मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। अपनी ईगो में मैं ये कैसे भूल गई कि मेरा बच्चा हम दोनों के बीच में पीस रहा है। मैं अपराधी हूँ उसकी। सबसे पहले मैं ही उसे बोर्डिंग स्कूल से वापस लेकर आऊंगी। एक बार बात नहीं करना चाहोगे अपने बच्चे से? रवीना सचिन को फोन करती है। सचिन, तुम्हारे मम्मी पापा कल तुम्हें लेने आ रहे हैं। तुम आना चाहते हो ना वापस? हाँ चाची, मैं बुआ के घर में रहकर बोर हो गया हूँ। मुझे अपने घर की याद आ रही है। प्लीज मुझे आकर ले जाओ। क्या वो बुआ के घर पर है? अभी तक तो बुआ के घर पर ही है, लेकिन तुम दोनों की अकल ठिकाने नहीं आई ना, तो अगली बार तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं जिस बोर्डिंग स्कूल में उसका दाखिला कराऊंगी ना, वहाँ का एड्रेस भी नहीं मिलेगा तुम्हें। सास की बात सुनकर सुमन और रविश वादा करते हैं कि वो आज के बाद कभी झगड़ा नहीं करेंगे। अब जब सब सही हो गया है तो आप दोनों की फिर से सगाई करा दे। अरे भाई, टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ रहे हैं तो एक रस्म होना तो बनता ही है ना। रवीना की जिद करने पर रविश और सुमन एक बार फिर से सगाई कर लेते हैं